जय श्री श्याम एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट 6 डेज स्ट्रेटजी की कि एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं। तो आखिरी के 6 दिनों में हमें क्या पढ़ना है, क्या रहनी चाहिए हर एक बच्चे की, जिस तरीके से वो मई 2025 अटेम्प्ट को एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर कर पाए। अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरा एक ग्रुप में ना अभी 60% सिलेबस ही हुआ है, दूसरे ग्रुप में भी लगभग इतना ही हुआ है, तो बेटा अभी से एक ग्रुप पे ही फोकस कर लो और एक ग्रुप के लिए चले जाना। अब भाई साहब आखिरी के 40 दिनों में अगर आप एक ग्रुप निकालना चाह रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि हर एक बच्चे को मिनिमम 2 से 3 रिवीजन तो करनी ही चाहिए। जय श्री श्याम एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट 6 डेज स्ट्रेटजी की कि एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं। तो आखिरी के 6 दिनों में हमें क्या पढ़ना है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं सपना तो नहीं देख रहा। हमने तो सोचा था अभी एग्जाम में लगभग 40 डेज का समय है और शायद उससे भी ज्यादा का समय है। आप कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का समय है। मैंने कहा बेटा आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है तो 40 दिन का समय, बट अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है तो आपके पास कितने सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों? सर 6 सब्जेक्ट है। तो यानी कि पर सब्जेक्ट के लिए अप्रॉक्स मेरे पास 6 पॉइंट सम डेज का समय है, यानी कि 6 से 6.5 दिन का समय है आपके पास हर एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। तो क्या मैं यहां पर गलत हूं कि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाकी हैं? देखिए ना यार, आपको खुद ही यहां पर आपको प्रूफ मिल रहा है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन 6 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, ये कह सकते हैं इन आखिरी के 40 दिन को किस तरीके से फुल्ली प्रिपेयर करना है। लास्ट 6 डेज पर सब्जेक्ट या लास्ट 40 डेज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए हर एक बच्चे की, जिस तरीके से वो मई 2025 अटेम्प्ट को एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर कर पाए। अब देखिए कोई भी स्ट्रेटजी तब वर्क करेगी जब आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा और उसके बाद हमारे पे भरोसा हो। और अपने ऊपर भरोसा कहीं ना कहीं यहां पर आखिरी के दिनों में हमने देखा है बच्चों का डगमगा जाता है, उन्हें लगता है सर होगा नहीं होगा, डाउटफुल रहते हैं। तो अपने आप से जागते सोते समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहनी है, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट इन मई 2025 अटेम्प्ट। और उस बात को एश्योर करने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, ठीक है जी, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये स्ट्रेटजी है। सबसे पहले बच्चों को यहां पर ये डाउट आता है आखिरी के समय में, हमने देखा 90% बच्चे इस डाउट में आ जाते हैं कि सर एक ग्रुप दें बोथ ग्रुप दें। और जिन्होंने भी जनवरी आपका अटेम्प्ट दिया होता है जनवरी 2025, वो इस बात को लेकर और ज्यादा असमंजस में होते हैं कि सर क्या करें, हमने सोचा था निकल जाएगा बट नहीं निकला, उस वाले ग्रुप को दें दूसरे ग्रुप को दें, क्या करें। तो मैंने कहा जरा सबसे पहले इस बात पे बात कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। अब हमने कहा प्यारे बच्चों मेनली 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक वो वाले जिन्होंने जनवरी के अंदर अपना अटेम्प्ट दिया था और एक वाले जिन्होंने जनवरी के अंदर अटेम्प्ट नहीं दिया था। अब अगर जिन बच्चों ने जनवरी में अटेम्प्ट दिया था तो हो सकता है आपने ग्रुप 1 का अटेम्प्ट दिया हो, ग्रुप 2 का अटेम्प्ट दिया हो या बोथ ग्रुप का अटेम्प्ट दिया हो। अब प्यारे बच्चों अगर जनवरी में आपने ग्रुप 1 का अटेम्प्ट दिया या ग्रुप 2 का अटेम्प्ट दिया और खुदा न खास्ता वो नहीं निकला था, तो आपको क्या करना है, मई के अंदर भी आपको उसी ग्रुप के लिए ही प्रिपेयर करना है, आपको बोथ ग्रुप के लिए नहीं जाना है। इस बात को ध्यान लगा लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अनटिल अनलेस आपका कि पहले से ही दूसरा ग्रुप भी तैयार है और आप टेस्ट फेज दे चुके हैं, तभी ही वो सिचुएशन आएगी। और वो बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो हम देखते हैं कि जनरली बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने बोथ ग्रुप दिए थे तो मई के अंदर भी आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे कि आपका जो एग्जाम रहा था जनवरी के अंदर वो बहुत कम मार्जिन से रहा था, या फिर आपने एग्जाम देने के बाद आपको पता था कि नहीं निकलेगा और इस वजह से आप सबसे ही पढ़ रहे थे। उसी सिचुएशन के अंदर जनवरी अटेम्प्ट वाला बच्चा बोथ ग्रुप दे सकता है, अदरवाइज सिंगल ग्रुप ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। इतनी बात सबसे पहले क्लियर हुई। तो आपके दिमाग में जो वो आपके डाउट रहता है ना कि सर कौन सा ग्रुप दें, तो मैंने वो क्लियर करा। अब जिन बच्चों ने जनवरी नहीं दिया तो वो तो पहले से ही क्लियर थे कि सर ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 2 दे रहे हैं या मई 2025 में बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो उनकी तो कोई टेंशन है नहीं। इसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि बेटा जी अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि सर क्या करना है, तो सिर्फ इतनी इस बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर आपका 80 to 90% कोर्स हो गया है, फिर अच्छे थोड़ी बहुत रिवीजन हो गई है, आप टेस्ट दे पा रहे हैं, तभी आप बोथ ग्रुप के लिए जाइएगा। बट अगर एक भी ग्रुप में आपका इससे ज्यादा सिलेबस बचा है, मतलब अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरा एक ग्रुप में ना अभी 60% सिलेबस ही हुआ है, दूसरे ग्रुप में भी लगभग इतना ही हुआ है, तो बेटा अभी से एक ग्रुप पे ही फोकस कर लो और एक ग्रुप के लिए चले जाना। इतनी बात सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सर ये तो बता दिया सर कौन सा ग्रुप देना है, अब ये भी बता दो क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और क्या रहने वाला है। अब मैंने कहा जरा बात करते हैं इस बारे में। अब भाई आपको पता है ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट हैं और कोई बोथ ग्रुप देगा तो उसके पास 6 सब्जेक्ट हैं। इतनी बात समझ आती है। अब भाई साहब अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, जो हम अभी तक डिसाइड कर चुके हैं कि सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है, तो मैंने कहा हमारे पास 40 डेज है और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो अप्रॉक्स मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 13 दिन का समय है। इसको मैं 13 दिन को एक दिन अपना बफर में रखता हूँ कि एक दिन एक्स्ट्रा रख लिया मैंने अपने पास, और मैं कहता हूँ मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए 12 दिन का समय है, 12 डेज है।
अब भाई साहब आखिरी के 40 दिनों में अगर आप एक ग्रुप निकालना चाह रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि हर एक बच्चे को मिनिमम 2 से 3 रिवीजन तो करनी ही चाहिए। तो अब मैं बताता हूं 2 से 3 रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं और अगर आपने कर ली तो वो अटेम्प्ट तो निकल ही जाएगा, बट ये करनी कैसे है। तो भाई साहब सबसे पहली बात, एक हम कहते हैं रेशो 3:2:1। ये 3:2:1 के अंदर आपको रिवीजन करनी है। सर इसका मतलब मैंने कहा देखो 12 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो भाई साहब कितना आएगा सर, 12 डिवाइड बाय 6 2 आएगा, 2 × 3 6 4 और 2। बेसिकली देखो आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक ग्रुप देने वाले हैं तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 12 दिन का समय, वैसे 13 दिन है, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो मैंने कहा 12 दिन का समय है। आपको 12 दिन को क्या करना है, 6 डेज 4 डेज और 2 डेज आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है। आप आखिरी 40 दिनों में 2 से 3 रिवीजन मैंने जैसे बोला आप करेंगे तो आप 100% शॉर्ट तरीके से निकल पाएंगे। तो 6 डेज के अंदर आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है, जिसके अंदर एक फुल कोर्स टेस्ट भी देना है उस सब्जेक्ट का, ध्यान लगा लीजिएगा। आपको फुल कोर्स रिवीजन करनी है और उसके अंदर एक फुल कोर्स आपका टेस्ट भी देना है, ठीक है जी। आप पहली रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी, तो आप यहाँ पर 6 दिन का समय लगेगा, हो सकता है आप जल्दी कर लें तो ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर देने की कोशिश कर लीजिएगा। फर्स्ट रिवीजन कर ली, टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज करना, उसके बाद सेकंड रिवीजन के लिए आपके पास 4 डेज है। अब भाई एक बार रिवीजन करिए और हाथ के जब दोबारा रिवीजन करेंगे थोड़े डेज के गैप में, तो 4 दिन में आराम से वाली रिवीजन हो जाएगी जो भी 6 दिन में हुई थी, आराम से इत्मीनान से, ठीक है जी। हाँ जी सर। और उसके बाद थर्ड रिवीजन के लिए आपको लगाने हैं 2 दिन। अब भाई यहाँ पर 4 दिन में हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 दिन में आप आराम से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है जी। रिवीजन में क्या पढ़ना है, किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, उसके बारे में बात करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 3 रिवीजन करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं। आप कोई बच्चा कहेगा सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं है मैं क्या करूँ, तो बेटा जी आप इन 6 दिनों के अंदर पहले उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना और उसके बाद एक रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी सर। बट अगर बोथ ग्रुप वाला स्टूडेंट है, उसके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो मैं मान के चलूँगा आपका सिलेबस तो कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 80% 90% सिलेबस हो गया है तो बस उसी पे फोकस करिएगा, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। भाई हम कहते हैं अगर आपको बोथ ग्रुप क्लियर करना है तो पेपर से 1.5 से 2 महीने पहले आपके सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो 40 दिन का समय है, तो मैं बिल्कुल गलत आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ। तो हमने कहा प्यारे बच्चों 40 दिन हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो लगभग 6 दिन का समय है। अब सर 6 दिन के अंदर मतलब पर सब्जेक्ट 6 डेज हैं, तो 6 दिन के अंदर 3 डिवीजन कैसे होंगी? तो भाई साहब फिर से 3, 2, 1। अब यहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 डेज हैं। फर्स्ट डिवीजन के लिए 3 डेज, सेकंड के लिए 2 डेज और थर्ड डिवीजन के लिए 1 डे। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है सेम, बस डेज कम हो गए हैं। भाई बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मेरे को पता है पेन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको टाइम भी कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। याद रखना ये जो रिवीजन है, रिवीजन के बाद एक टेस्ट जरूर होना चाहिए, तभी इस रिवीजन का फायदा होगा। अब रिवीजन में क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इसके बारे में बात करेंगे। बट मैंने आपको समझाया 3 रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आप ये आराम से कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहा था लास्ट 6 डेज, ठीक है जी, लास्ट 6 डेज के अंदर किस तरीके से रिवीजन करनी है। और देखो यहाँ पर आप मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, तो जो पेपर से पहले जो 1.5 दिन होता है जिसके अंदर बच्चों को यही नहीं समझ आता सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या होगा 1.5 दिन में कैसे मैं पूरा करूंगा, जब यहाँ पर आप मल्टीपल रिवाइज करोगे ना तो 1.5 दिन में आप वहां पर रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 दिन में रिवाइज करा होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अब हमने कहा सर अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखो या तो बच्चों का फुल सिलेबस हो चुका है या एटलीस्ट 80% सिलेबस हो चुका है, तो नहीं भी हुआ है, ठीक है 70% है, आप उसे पक्का करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे 100% कंप्लीट होने चाहिए। ये वाले टॉपिक्स है जिसके अंदर आप एक नंबर भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, आप इसके अंदर एक नंबर भी मिस करना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। इतनी बात समझ आनी चाहिए सबसे पहली बात। अगर आप 100% सिलेबस नहीं करके जा रहे हैं तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सर जो मैं सिलेबस करूंगा ना वो 100% तरीके से होगा कि आईसीए चाह के भी उसमें नंबर ना काट पाए, इस तरीके से होगा। सिर्फ ये टॉपिक्स नहीं करने हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं। यहां पर मैं आपको 50% वाले टॉपिक बता रहा हूं कि 100 में से 50 नंबर तो कंफर्म आ ही जाए हर एक सब्जेक्ट में। बट इसके बाद भी आपको चीजें करनी है, सिर्फ ये नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं। एडवांस अकाउंटिंग की जैसे मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन, मॉड्यूल 3 प्लस कंसोलिडेशन की वेटेज मिला के हमें पता है आराम से 50 to 55% तो आता ही है, और कई बार आपको 60 नंबर तक का पेपर यहां से आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं ये कर लेता हूं तो एक कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में आ जाऊंगा। दूसरी बात करना आसान है, ठीक है जी। मॉड्यूल 3 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, बाय बैक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वाले चैप्टर्स हैं। और कंसोलिडेशन इतना कर लेता हूं क्योंकि इसके अलावा जो बचेगा अगर एडवांस अकाउंट में तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो पहले ये कर लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना। अब कोई बच्चा कहे नहीं सर मेरे को पूरा 80% 90% इंपॉर्टेंट सिलेबस बता दो, तो उसको मैं कहूँगा प्यारे बच्चे को कि बेटा अगर आपके पास हमारा कोर्स है तो उसके अंदर जो बैच 75 के अंदर जो हमने लेक्चर्स करा रखे हैं ना, जो टॉपिक्स करा रखे हैं, अब वो वाले कर लीजिएगा।
अब बाकी बच्चे कहेंगे सर अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, तो बेटा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, ठीक है जी, वेबसाइट पे विजिट करिए, OTT में या 3.0 में बैच 75 के कोर्स कंटेंट में जाइएगा, तो बैच 75 के अंदर जो कोर्स कंटेंट दिख रहा होगा आपको वहां से समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स बैच 75 में हमने कराए हैं, वही आपको करने हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, कि ये 75-80% सिलेबस कर लिया तो लाइफ एकदम सेफ जोन में आगे खड़ी हो जाएगी, लाइफ जिंगल आला और पास हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर, अब ये तो कर लिया सर, बेसिकली ये वाले टॉपिक्स बता रहा हूँ जो मल्टीपल रिवाइज करने हैं। हो सकता है कि आप टोटल सब्जेक्ट के 3 बार रिवीजन कर रहे हैं, बट इन टॉपिक को 4 बार रिवाइज करें, 5 बार रिवाइज करें, ताकि इसमें एक भी नंबर ना कट पाए, ठीक है जी। हाँ जी सर, और इसके अंदर ये भी चीज़ देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान रख लें। इसके अलावा प्यारे बच्चों जैसे लॉ है, तो लॉ के अंदर आप अदर लॉ प्लस LLP करेंगे। अदर लॉ आपको पता है 30% की वेटेज रखता है और LLP 15% की वेटेज रखता है, तो 45% यहाँ पर मेरे लिए पास करना, 45% नंबर लाना यहाँ पर मेरे लिए आसान है एज कम्पेयर टू कंपनी लॉ, जो कहीं ना कहीं लेंथी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया सबसे पहले। इसके बाद बात करें टैक्सेशन, भाई साहब टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्स इतना लेंदी सब्जेक्ट है, बट अगर आप उसमें सबसे पहले GST कर लें जो 50% की वेटेज रखता है, तो अगर कोई बच्चा कंफर्म कर ले कि यार मेरे को टैक्स टफ लगता है बट मैं GST कर लेता हूँ अगर, तो 50 में से 40-45 नंबर 42 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं टैक्स में पास हो ही जाऊँगा, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, एक स्ट्रेटजी यही है। कॉस्टिंग, जैसे कि अब कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल, लेबर ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल, बजटरी, ABC कॉस्ट शीट, अगर मैं इतना कर लेता हूँ तो हर एक बच्चे को बताए 60% अब नंबर आराम से आ जाएंगे, तो इतना कर लेता हूँ। तो अगर किसी बच्चे को कॉस्टिंग में डर है तो इतना कर लो, और उसके बाद जो चैप्टर का रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर दो, बट ये वाले चैप्टर्स को मल्टीपल रिवाइज कर लेना। ऑडिटिंग के अंदर प्रोसेस ऑफ ऑडिट, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक्स, अगर मैं देखूं तो ये भी 40 to 50% की वेटेज रखता है और आराम से बच्चे के लिए पास करना यहाँ पर आसान है, मतलब इन चीज़ों को करना आसान है। सर FMSM में क्यों नहीं बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, बेटा देखो FMSM के अंदर ना बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप FM पूरा कर लीजिए सबसे पहले, और अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो सबसे पहले आप SM पे कमांड कर लीजिए, किसी भी एक पे पूरी कमांड कर लो, और दूसरा जो सब्जेक्ट बचता है उसमें आप क्या करोगे सर, उसके अंदर हम कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेंगे। और अगर आपको पूरा ही देखना है कि सर 100% 80% पूरा को पूरा इंपॉर्टेंट ही बता दो, तो आप बैच 75 का कोर्स कंटेंट जाके देख सकते हो, ठीक है जी। और मैंने बता दिया हमारी वेबसाइट पे आप कोई भी कोर्स के अंदर आप कोर्स कंटेंट में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बैच 75 अगर आपको देखना चाहता है, करना चाहता है, तो 8888880402 हेल्पलाइन नंबर पे ही बात कर सकते हैं। अब सर ये तो बता दिए कौन से चैप्टर करने हैं, अब ये भी बता दो सर कि उन 6 दिनों में या 3 दिन में रिवीजन करेंगे, जब 6 दिन में रिवीजन करेंगे तो कैसे करनी है। तो देखो सीधी सीधी बात, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, रिवीजन करने के अंदर बच्चों को यही नहीं समझ आता सर रिवीजन करनी कैसे है। तो भाई रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक जब आपने स्टार्टिंग में जब आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आपने अपने नोट्स बनाए थे, तो भाई उन नोट्स को निकालो सबसे पहले अपने अलादीन के चिराग से, उन नोट्स को अच्छे से 2-3 बार मल्टीपल टाइम एक बार रीडिंग दो अच्छे से। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बैंक से आप उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करिए। और ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन करने हैं, भाई रिवीजन के अंदर पॉसिबल नहीं होता कि सारे क्वेश्चन करने हैं, 3 दिन में थोड़ा ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। तो भाई साहब जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे थे तो आप स्टार मार्क करके चलते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन टफ है, ये वाला क्वेश्चन यूनिक है, या ये वाले क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट हैं। तो रिवीजन के टाइम पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है जी। तो बेसिकली नोट्स, क्वेश्चन बैंक आपका, अब क्वेश्चन बैंक कोई बच्चा या तो आपने क्वेश्चन बैंक जिससे करा है अगर आपने तो वही करो, अदरवाइज ICA मॉड्यूल, RTP, MTP और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी। हाँ जी, कई बार क्या होता है बेटा, कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ टीचर्स जो है क्वेश्चन बैंक जो है बहुत लेंदी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में आपको देखते हैं 150 क्वेश्चन, तो ये तो किसी के लिए भी क्या, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन कर पाऊँ, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है फिर ऐसे केस में क्वेश्चन बैंक में नहीं जाना, फिर ICA मॉड्यूल, RTP, MT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या तो ये कर लो। और अगर आपके पास हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो आपको फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर तो आपके भी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा यही तो खास बात है, अगर आपको किसी क्वेश्चन बैंक में किसी टीचर में 150 क्वेश्चन दिख रहे हैं, या सारे क्वेश्चन मिला के मैं कहता हूँ 100 और 100-120 क्वेश्चन है, तो हमारी PP के अंदर यही क्वेश्चन मात्र आपको 30 से 35 क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। क्यों सर आप क्वेश्चन कवर नहीं करते सारे, आप कह रहे हो सारे क्वेश्चन है, फिर कह रहे हो 30 से 35 है। बेटा क्योंकि ना हमने बेस्ट मर्जिंग कर रखी है अपनी PP बुक के अंदर, और PP बुक की खास बात क्या है कि वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं उसके अंदर। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, सॉल्यूशन तो है ही बट वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, रिवीजन करने का आपको तरीका बताया। इसके अलावा मैंने बोला कि भाई चैप्टर तो मैंने बता दिए, बट चैप्टर के अंदर रिवीजन कैसे करनी है ये बताया। क्योंकि भाई साहब सबसे पहले कंसेप्ट था, कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है एक बार, अब उसको रिवीजन करना है टाइम पे, प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है जी, प्रैक्टिस और टेस्ट देना है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात को ध्यान से समझना, आखिरी टाइम के अंदर जो आप देखते हैं ना कि ICA का जो रिजल्ट है वो 20 से 30% की रह जाता है, 15% भी रह जाता है, वो किस लिए रहता है, सारे बच्चे कंसेप्ट भी करते हैं
प्रैक्टिस भी करते हैं, कुछ बच्चे रिवीजन भी कर लेते हैं, इवन ये भी कर लेते हैं। बट टेस्ट के लिए ना मुश्किल से अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे भी टेस्ट नहीं देंगे ढंग से। सही डाटा बता रहा हूं बेटा, सही डाटा। और इसलिए देख लो 10 से 15% से ऐसे का रिजल्ट है, तो बिल्कुल गलत रिजल्ट नहीं आएगा भाई साहब। अगर आप आखिरी टाइम में आके भी टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो आप ऐसी गलती कर रहे हो कि जो जिससे बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती। आज के समय में भी विराट कोहली विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने के बावजूद वो कितने ज्यादा प्रैक्टिस मैच करते हैं। कोई भी इंटरनेशनल मैच होने से पहले कितने प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब कितने प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। और आप सोचते हो कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा और सीधा वहां पर छक्के चौके मारूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है बेटा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, वो प्रैक्टिस मैच आपके लिए। तो अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो बेटा आपका क्या होगा सर, आपका जो इंटरनेशनल मैच है वो प्रैक्टिस मैच की तरह बन जाएगा, और उसके अंदर क्या होगा वो भगवान ही मालिक है उसका। तो टेस्ट जरूर देना है। मैं तो कहता हूं आपके पास होने में ना मिनिमम 50% की वेटेज आपकी टेस्ट की होती है। तो टेस्ट कितना ज्यादा जरूरी है आप ये समझ सकते हैं। अब सर टेस्ट के लिए क्या करें, तो बेटा हमारी 1 अप्रैल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। हमारी 1 अप्रैल से टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर 2 राउंड होने वाले हैं फुल कोर्स टेस्ट के। हर एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होने वाले हैं फुल कोर्स टेस्ट, जो हम चेक करके देंगे और आपको आपकी गलतियां बताएंगे। तो अगर आपके पास कोर्स है 3.0 है, या आपने टेस्ट सीरीज ले रखा है, या सेल्फ स्टडी सेट है आपका हमारे पास, आप इस टेस्ट को जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। नहीं है तो आप ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप वही हमारा हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। और उस टेस्ट सीरीज में सर अभी लाइव टेस्ट नहीं होगा, इसके अलावा भी चैप्टर वाइज टेस्ट, और इसके अलावा भी हर एक सब्जेक्ट के 10-10 तो फुल कोर्स टेस्ट है ही। बट टेस्ट देना जरूरी है। और आखिरी के 40 दिनों में अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आपको सिर्फ टेस्ट ही करना है, और रिवीजन ही करनी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट के चक्कर में हम रिवाइज करते हैं। टेस्ट जब चेक होकर मिलता है तो पता लगता है गलतियां ये हैं, तो उसके चक्कर में दोबारा रिवाइज होती हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर गलतियां हो गई, जो मेरे टेस्ट में गलती हो गई, वो ऑब्वियस सी बात है ना, अगली बार गलती नहीं होगी पेपर के अंदर, तो नंबर भी इंप्रूव होते हैं। तो इसलिए टेस्ट की इतनी ज्यादा अहमियत है, समझे। हाँ जी, तो मैंने आपको ये बता दिया क्या करना है, और कौन सा ग्रुप देना है, और कौन कौन चैप्टर करने हैं। चैप्टर करने के बाद क्या क्या करना है, मतलब टेस्ट क्या देना है, क्या कितने दिन का समय लगाना है। अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर एक बच्चे को माननी पड़ेगी। आखिरी टाइम आते आते ना हर कोई बच्चा ना क्या करता है, अपना कामनेस खो देता है। वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट हो जाता है। वो कहता है छोड़ना यार, देखा जाएगा, अगला अटेम्प्ट देख लेंगे। और जब से ये 3 अटेम्प्ट आए ना, तब से तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे रेगुलर पढ़िए, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे रेगुलर पढ़िए। ठीक है जी, अपने आप का बिल्कुल कामनेस मत खोइए, ये जरूरी है इस समय कंसिस्टेंसी। भाई ये 40 दिन अगर जम के मेहनत कर ली ना, तो उसके बाद के 2-3 महीने 6 महीने आप आराम से जी पाएंगे। अदरवाइज यार बहुत ज्यादा कठिन होता है। अगर ये अटेम्प्ट नहीं निकला, मैं ये अटेम्प्ट नहीं निकला, और दोबारा उठा के वही बुक पढ़ना, वही मार्कर से दोबारा लाइनें मार्क करना, फिर दोबारा ये काउंसलिंग सेशन, ये दोबारा सारी की सारी चीजें, दोबारा से टीचर्स की वही बात सुनना। अरे कोई नया सुनेंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे, इसके अलावा फाइनल में जाएंगे तो कुछ नया तो होगा। बट अगर दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और वो डिफिकल्टी अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो ना, तो कंसिस्टेंसी से अभी 40 दिन मेहनत कर लो। मैं बता रहा हूँ, आई बिलीव इन यू एंड यू कैन डू इट। और कंसिस्टेंसी से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है, करना आपको ही पड़ेगा। उसके अलावा आरटीए क्या लिखा है सर, बेटा आर बोले तो रिवीजन, रिवीजन 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 टेस्ट और ये एनालिसिस, रिवीजन टेस्ट एनालिसिस। जब टेस्ट चेक होके आएगा तो उसको अच्छे से एनालाइज करिए, क्या गड़बड़ है, क्या गलतियां हैं, और नेक्स्ट टेस्ट में वो गलतियां ना हो। तो आपको सिर्फ ये आरटी ही करना है आखिरी टाइम में, और कुछ नहीं करना है, नया नहीं पढ़ना है, बार बार बता दिया है। और रिवीजन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं। इसके अलावा प्रिपेयर फॉर 1.5 डेज। भाई साहब 90% बच्चे 1.5 डेज के प्रिपेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आखिरी टाइम के अंदर एक पेपर खराब होता है, या दूसरा पेपर के अंदर वो यही नहीं सोच पाते हैं सर 1.5 दिन में पढ़ेंगे क्या। तो आप अगर वो रिवीजन स्ट्रेटेजी जैसे 3:1 रेशियो में मैंने बताई, तो वो फॉलो करेंगे तो वैसे 1.5 दिन की प्रिपरेशन हो ही जाएगी। बाकी 1.5 दिन के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है उस 1.5 दिन में, मेरे को कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन को देखना है, मेरे को कौन से चैप्टर के नोट्स उठाने हैं, कहाँ से देखना है, कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। 1.5 दिन की पूरी प्रिपरेशन अभी से आप लेके चलेंगे, तब जाके आप सोचेंगे कि हाँ यार मेरा जो अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ आएंगी, और मई 2025 अटेम्प्ट आप निकाल के ही रहेंगे। 40 दिनों में जम के मेहनत करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ आई हैं, और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी अटेम्प्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।